दोस्तों नमस्कार। 2014 के बाद भारत की राजनीति बदल चुकी है। भारत के गवर्नेंस के तौर तरीके बदल चुके हैं। भारत के भीतर लोकतंत्र के तमाम पहलुओं को लेकर जो सवाल इससे पहले होते थे, अब वो सवाल दूर की गोटी हो गए हैं। इन सवालों के बीच असल सवाल ये है, 2024 की राजनीतिक सत्ता किसके पास होगी? क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को इस तरीके से बदल दिया कि कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, या फिर इससे हटकर राहुल गांधी जिस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस को बदलना चाह रहे हैं या भारत की राजनीति को बदलना चाह रहे हैं, सच है क्या? हम 24 अकबर रोड में हैं, ये कांग्रेस हेडक्वार्टर है। और कांग्रेस हेडक्वार्टर में खड़े होकर क्या वाकई आप महसूस कर सकते हैं कि भारत की राजनीतिक धड़कन, उसको महसूस करने वाला ये हेडक्वार्टर है? बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई हरकत आपको 24 अकबर रोड में न सुनाई देगी, न आप महसूस करने लायक होंगे। तो क्या राजनीतिक तौर पर जो पदयात्रा राहुल कर रहे हैं, वो सिर्फ राहुल की छवि को बदल रहा है, या भारत की राजनीति में पहली बार कांग्रेस और राहुल गांधी को अलग अलग देखने की शुरुआत हर किसी को करनी होगी? या फिर इससे हटकर भारत के भीतर जो आम जन है, उनके राजनीतिकरण की सोच राहुल गांधी की पदयात्रा से बढ़ रही है और एक नई राजनीतिक जमीन इस देश में बन रही है? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों से इतर सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि अगर चुनावी समीकरणों को परखना शुरू करें तो भारत की राजनीति में किसी भी चुनाव को लेकर इतने सवाल इससे पहले कभी नहीं थे जितने मौजूदा वक्त में हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही हो चला है कि अगर बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर सवाल है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से इस देश की जनता के भीतर कुछ मुद्दे राजनीतिक तौर पर उन्हें जगा ना दें, तो दूसरी तरफ समूचे विपक्ष के सामने भी यही सवाल है कि क्या राजनीतिक तौर पर उनकी उम्र पूरी हो चली है? ध्यान दीजिए तो छत्रपों की एक पूरी कतार है और राहुल की पदयात्रा से इस देश के भीतर में छत्रपों के भीतर भी एक संकट गहरा रहा है। वो पदयात्रा में शामिल हों या नहीं हो, ये एक राजनीतिक सवाल है। लेकिन इसका चुनावी समीकरणों से सबसे बड़ा सवाल यह है कि पदयात्रा के केंद्र में राहुल गांधी हैं, जो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। नेहरू गांधी परिवार धुरी है कांग्रेस की, और कांग्रेस मौजूदा वक्त में विपक्ष के तौर पर शायद सबसे कमजोर पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसकी सरकार जरूर है, लेकिन झारखंड में वह हेमंत सोरेन के पीछे खड़ी है। महाराष्ट्र में कल तक पीछे खड़ी थी तो सत्ता ही गंवा दी गई। मध्य प्रदेश के भीतर सत्ता आई तो खरीद फरोख्त हो गई, सत्ता हाथ से चली गई। कर्नाटक में जेडीएस के साथ खड़े थे तो वह सत्ता भी खरीद फरोख्त के जरिए उनके हाथों से खिसक गई। तो भारत की राजनीति में क्या चुनाव परिणामों के बाद भी एक परिणाम का इंतजार मोदी के राजनीतिक कालखंड में हर किसी को दिखाई देने लगा है? हमें लगता है कि आज 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। पहला मुद्दा तो यह है कि विपक्ष की राजनीतिक हैसियत कहां पर टिकती है, और अगर विपक्ष की राजनीतिक हैसियत 2024 में बचेगी तो विपक्ष में कौन सा वो नेता है जो अगुवाई करेगा, और कौन सा वो नेता है जिसके पीछे तमाम विपक्षी राजनीतिक दल खड़े हो जाएंगे। इसमें एक लकीर और खींचिए, ममता बनर्जी को लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल को लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं, नीतीश कुमार ने भी प्रयास किया कि उनसे बेहतर कोई नहीं। यानी 3 धाराएं विपक्ष के भीतर से निकलकर आकर खड़ी हो गई। मायावती को अब भी लगता है कि दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव भी ये मुगालता पाले हुए हैं कि अगर यादव और मुसलमान उनके साथ आकर खड़े हो जाएं तो फिर लोकसभा का गणित भी वह डगमगा सकते हैं। और यही उम्मीद और आस बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी है। 2 हिस्सों में 2 परिस्थिति को विपक्ष के तौर पर नवीन पटनायक और ममता बनर्जी को समझने की जरूरत है, जहां वह अपने राज्य में बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत का मतलब है कि वह बीजेपी को मात दे पाने की स्थिति में आती है। लेकिन इस पदयात्रा का जो पहला पाठ निकल कर आया, वो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि राजनीतिक तौर पर विपक्ष बिखर गया, राजनीतिक तौर पर विपक्ष कमजोर हो गया, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की समूची ऊर्जा
राहुल गांधी के पीछे आकर खड़ी हो गई और राहुल गांधी अपने तौर पर राजनीतिक होते हुए भी गैर राजनीतिक वक्तव्यों के जरिए और वक्तव्यों के अंतर्विरोध के जरिए कांग्रेस को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सावरकर का जिक्र महाराष्ट्र में होता है, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में अंबानी अडानी का जिक्र होता है, लेकिन कर्नाटक में नहीं। कर्नाटक में, राजस्थान में गहलोत सरकार अडानी से संबंध बनाती है तो वह पीठ ठोकते हैं गहलोत की। राजनीतिक तौर पर सुबह 4 बजे उठने का अनुशासन है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वह अनुशासन गहलोत के दायरे में नहीं आता है। तो विपक्ष के पूरे राजनीतिक दलों के उस चौसर को समझिए जहां पर 2024 को लेकर एकजुटता विपक्ष में नहीं होगी और इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। हर किसी को अपनी राह इसलिए चलनी है क्योंकि सबको पता है कि 5 बरस के बाद इस देश की राजनीति में या तो वो हाशिए पर होंगे या वो खत्म हो चले होंगे। और छत्रपों की कतार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके सामने सबसे बड़ा संकट इस पदयात्रा ने यही पैदा किया है कि राष्ट्रीय पहचान जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होगी, वह 2024 की दौड़ से बाहर होगा, डिस्क्वालीफाई हो चुका होगा। इसके बाद दूसरा सवाल निकल कर आता है कि इस देश के भीतर में राजनीति करने के लिए जो लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान थे, जिसमें पार्लियामेंट का जिक्र भी हो सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी हो सकता है, जिसमें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का भी जिक्र हो सकता है। ध्यान दीजिए, तो कांग्रेस या राहुल गांधी दोनों ये मानकर चलते हैं पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सत्ता के अनुकूल होते हैं, इस देश के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको संभालने वाले नौकरशाहों की नियुक्ति लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होती है। यानी सत्ता के अनुकूल लोकतंत्र के तीनों पाए चले गए। फिर भी आपको राजनीति करनी है, राजनीति साधनी है, और उसके बाद 2024 का चुनाव आपके सामने खड़ा होगा। 2024 तक पहुंचने से पहले तीसरा रास्ता उन विधानसभा चुनाव का है जिसमें इस देश के 9 छोटे बड़े राज्य आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है, तेलंगाना भी है, कर्नाटक भी है, मणिपुर भी है। यानी 93 लोकसभा सीट्स का फैसला इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से प्रभावित होकर अगर होता है तो वो 93 सीटों पर फैसला इसी बीच में होना है, जिसकी शुरुआत कर्नाटक से होगी। तो तीसरा सवाल जो है वह मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, यानी संसद के भीतर आपके कितने सदस्य बढ़ सकते हैं या सदस्य कम हो सकते हैं। इन तीनों सवालों को जब आप मिलाएंगे तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आएगा, जिसके पास राजनीतिक ताकत है यानी मोदी सत्ता है, उनके पास सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा है जो जनता के बीच से गुजर रही है, क्योंकि 21वीं सदी में तो कम से कम शाइनिंग इंडिया में वाजपेयी की हार के बाद यही माना गया कि जनता से सरोकार नेताओं के खत्म हो गए। अपनी संपत्ति, अपना नेटवर्थ नेताओं का, मंत्रियों का, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वह बड़ा है जब वो सत्ता में रहते हैं, और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, उसके कोई सरोकार जनता से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जनता के मुद्दे नेता क्यों उठाएं, कैसे उठाएं, यह भी एक सवाल है। और राहुल गांधी की पदयात्रा ने इस सवाल को आसान किया। उन्होंने कहा कि दरअसल संसद जब काम नहीं कर रही हो, यानी वहां पर बोलने की इजाजत नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सत्ता के अनुकूल हो, इस देश का मीडिया जो है वो सत्ता के अनुकूल राग लगातार गा रहा हो, तो ऐसे में जनता से जुड़ा जाए और जनता से जुड़कर उनके मुद्दों को खुद से जोड़ा जाए, जो कि एक दौर में कांग्रेस भटकी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी भटकी और इस देश के मुद्दों पर ध्यान किसी का नहीं गया। और गुजरात के चुनाव परिणाम इसमें एक एसिड टेस्ट का काम करते हैं कि किसी सत्ता के पास अगर चुनाव जीतने का मंत्र हो तो क्या 27 साल और क्या महंगाई और क्या बेरोजगारी, क्या अंबानी, क्या अडानी, क्या मीडिया, क्या सुप्रीम कोर्ट, कोई मायने नहीं रखता है। तो क्या इसकी कोई अनुगुंज कांग्रेस हेडक्वार्टर में आपको सुनाई दे सकती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आधे घंटे तक कांग्रेस के प्रवक्ता सामने आकर कहेंगे जरूर, लेकिन क्या उन प्रवक्ताओं के द्वारा कहे गए शब्द मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर ये क्यों कहा जाता है?
अगला सवाल, जब राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है तो उस दौर में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी और ये मान लिया कि दरअसल मीडिया हमारे साथ खड़ी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने पार्लियामेंट का बहिष्कार कर दिया, यह मान लिया कि पार्लियामेंट में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल को लेकर उन्होंने हंगामा नहीं मचाया, वह भी मचाया, यानी नहीं माना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सत्ता के अनुकूल होंगे। अब इन तीन दृष्टियों में सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल की पदयात्रा का जो पूरा रास्ता है वो जनता के बीच से होकर जाता है, लेकिन उसी पीरियड में अगर कांग्रेस उन्हीं इंस्टीट्यूशन को लेकर खुद को सक्रिय किए हुए है जिस इंस्टीट्यूशंस का विरोध करके राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर ये क्या अंतर्विरोध है, कंट्राडिक्शन है, या पारंपरिक राजनीति और आने वाले वक्त की राजनीति को एक साथ साधने का प्रयास है? ये दोनों सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कांग्रेस की उलझन इस बात को लेकर है कि वह 2024 के चुनाव में कैसे नरेंद्र मोदी को काउंटर कर सके। इस देश में विपक्ष के सामने यह सवाल है कि 2024 में अगर वह चूक गई तो 5 बरस उनकी उम्र और बढ़ जाएगी, यानी राजनीतिक उम्र और कम हो जाएगी। उसको कैसे भरपाई की जाए? और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि भारत की राजनीति में जो पैसे का बोलबाला था, जो धनवन का बोलबाला था, उसने भारत की राजनीति में आम लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मौजूदा वक्त में अंबानी, अडानी या कॉरपोरेट सेक्टर की जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो सिर्फ बीजेपी के पास जा रही है और खुल के नज़र आ रही है। जितने इलेक्ट्रल बॉन्ड हैं, 10,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड में से लगभग 9,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी के हिस्से में गए। दरअसल यह एक नींव थी जो धीरे धीरे होते होते इतनी बड़ी हो गई कि भारत के भीतर में मौजूदा मोदी सत्ता ने ये मान लिया कि अगर इस राजनीति को अपने साथ हमेशा रखना है तो फिर उस तंत्र को अपने हाथ में रखना होगा जिसके जरिए चुनाव लड़ा जाता है। और राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर बीजेपी या विपक्ष में घबराहट इस बात को लेकर है कि राजनीति की समूची परिभाषा जो चुनाव लड़ने को लेकर सिर्फ चुनाव के वक्त प्रचार करने या चुनाव के पीरियड में जनता के बीच जाकर कोई संवाद बनाने की होती थी, उसको उन्होंने एक झटके में धराशायी कर दिया। तो राहुल की राजनीति विपक्ष को डरा रही है। राहुल की राजनीति बीजेपी के सामने एक न्यू पॉलिटिकल एस्पेक्ट को खड़ा कर रही है, नए राजनीतिक आयाम को खड़ा कर रही है। तो विपक्ष की राजनीति और सत्ता पक्ष की राजनीति और कांग्रेस, ये तीनों एक त्रिकोण के हिस्से में आकर खड़े हो गए हैं। इसीलिए राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की कोई धड़कन आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर में नहीं सुनाई देगी। हो सकता है कल आप कर्नाटक जाएं, केरल जाएं, तेलंगाना जाएं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जिन जगहों से पदयात्रा निकली या जिन लोग प्रभावित हुए इस देश के मुद्दों को लेकर, वह सवाल करें कि देखिए, गांधी परिवार का एक लड़का आया और वो हमसे संवाद कर गया। जिस परिवार को देखने के लिए हम लगातार आंखों से इंतजार करते थे, वो खुद चल कर आ गया। हो सकता है तो क्या भारत की राजनीति में सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन जो है अब पुराने कांग्रेसियों को भी परेशान करेगा? यकीनी तौर पर करेगा। क्या एक नया कैडर निकल कर आएगा? यकीनी तौर पर निकल कर आएगा। क्या एक नई विचारधारा जिसकी खोज लगातार कांग्रेस कर रही है कि राजनीतिक तौर पर संघ को शिकस्त देने के लिए संघ पे सीधे वार किया जाए, या जोड़ने की प्रक्रिया में संघ के सामने ये सवाल खड़ा किया जाए कि आप तो लोगों को तोड़ते हैं, आप इस देश को तोड़ते हैं, यानी एक पैरेलल फिलॉसफी खड़ी होनी चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी कभी दोनों को एक साथ देखने की स्थिति में जैसे ही आप आएंगे तो आप इस हेडक्वार्टर में आएंगे और आपको लगेगा यहाँ तो राजनीतिक धड़कनें नहीं के बराबर है। लेकिन जैसे ही आप राहुल गांधी की राजनीति को अलग करेंगे, वैसे ही एक सवाल जनता के बीच से निकल कर आता है कि इस देश के भीतर सत्ता के सरोकार जनता से क्यों नहीं जुड़ते हैं, पार्लियामेंट के सरोकार जनता से क्यों नहीं जुड़ते हैं, और तो और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले जो दिए गए उसमें भी उसके कोई सरोकार जनता से क्यों नहीं जुड़ते हैं। ध्यान दीजिए, इस दौर में 2019 के चुनाव के बाद सबसे बड़ी मुसीबत
प्रवासी मजदूरों की थी। जो अप्रवासी मजदूर थे जो अपने राज्यों से निकले, करोड़ों की तादाद में लोग घर लौट रहे थे, लेकिन कोई गवर्नेंस काम नहीं कर रही थी। कोविड काल में इस देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा था। नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद की आर्थिक परिस्थितियों ने इस देश के भीतर में कोर सेक्टर को नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ध्वस्त हो गया। लेकिन कोई संवाद पार्लियामेंट नहीं कर रही है, कोई संवाद सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा, और कोई संवाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता से कर नहीं रही है। असल राजनीति 2024 को लेकर जिस दोराहे पर आकर खड़ी हो रही है या धीरे धीरे खड़ी होगी, वो राजनीति एक तरफ नरेंद्र मोदी की राजनीति है, जिनके पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थान हैं, अतः पूंजी है, कॉरपोरेट मदद करने को तैयार है, और इस देश के इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन कमीशन में भी नियुक्तियां कैसे हो वह भी वही तय कर रहे हैं, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर ली। एक राजनीति हर कोई देख रहा है, लेकिन एक दूसरी राजनीति जो नहीं दिखा रही है और नहीं लोग देख पा रहे हैं, वह राहुल गांधी की राजनीति है। क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति और पदयात्रा में जैसे ही आप कांग्रेस की परंपरा का मिश्रण करते हैं, वैसे ही लगता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कांग्रेस को अलग करते हैं, तब लगता है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी एक तैयारी करवाना चाहते हैं। अब यहां पर कांग्रेस से जुड़े हुए दो सबसे बड़े सवाल हैं। राहुल गांधी अपने बूते इस देश में क्या चुनाव जिता सकते हैं कांग्रेस को? दूसरा सवाल, कांग्रेस जिस परंपरा को ढोती चली आ रही है और उसके कांधे पर इससे पहले की जो इकोनॉमी को लेकर सवाल थे, इस दौर में स्कैम्स को लेकर सवाल थे, उनके अपने करप्ट पॉलिटिशियंस को लेकर जो सवाल थे, उनके अपने बिचौलियों को लेकर जो सवाल थे, उन सवालों पर जैसे ही विपक्ष की हैसियत से सत्ता पक्ष वार करेगा, जो बार बार कुंडली खोली जाती है बीजेपी या कहें सरकार के जरिए और आवाज़ लगाई जाती है, तो उसमें क्या कांग्रेस धूमिल हो जाती है और राहुल गांधी की पदयात्रा एक झटके में लगता है कि ये राजनीतिक नहीं है। लेकिन इसके समानांतर एक चीज़ और समझ लीजिए 2024 के असर को लेकर। सरकार ने एक बड़ी भूल की सीबीआई ईडी को लेकर। ईडी ने 5 दिनों तक राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ की, 3 दिनों तक सोनिया गांधी से पूछताछ की, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि गिरफ्तारी अगर ईडी करती है तो उसको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता, यानी ईडी चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी। यह केस ठीक वैसा ही है जैसे 2014 में रॉबर्ट वड्रा का नाम लिया जाता था। रॉबर्ट वड्रा के ऊपर तमाम केस लगाए गए, एसआईटी बैठाई गई, गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? और इस दौर में जब 2022 में खड़े हैं और 2024 के हम सवालों को खड़ा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जनता के भीतर जो पॉलिटिकल सोच है उससे संवाद बनाने के लिए अगर राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, तो विपक्ष की कुंद स्थिति ने एक झटके में कांग्रेस के साथ उस वोट बैंक को जोड़ दिया है जहां पर 2024 को लेकर यह सवाल दूर की गोटी माना जाता था कि विपक्ष अगर छितराया रहेगा तो फिर बीजेपी तो चुनाव जीतेगी ही, और नहीं चाहते हुए भी पदयात्रा ने एक झटके में 2024 को लेकर संदेश बहुत साफ देना शुरू कर दिया है कि विपक्ष का कोई नेता इस देश में सक्रिय नहीं है। जो एक लंबी कतार है, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, सुखबीर बादल, या आप टीआरएस ने अपने आप को बड़ा पैमाने शुरू किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तेलंगाना के बाहर उसकी कोई हैसियत नहीं है, शिवसेना, एनसीपी, ध्यान दीजिए तो सभी कुंद हैं राजनीतिक तौर पर उस दौर में जब जनता के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो भारत की राजनीति ना चाहते हुए भी दोबारा दो चेहरों के इर्द गिर्द जा रही है, दो पॉलिटिकल पार्टियों के इर्द गिर्द नहीं जा रही है, और ना चाहते हुए भी 2024 की बिसात मोदी वर्सेस राहुल की दिशा में बढ़ रही है। तो क्या कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत है? क्या कांग्रेस बूथ तक पहुंचने को तैयार है? यह भी सवाल आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी के पास तो तमाम राजनीतिक तंत्र हैं, मंत्र हैं, सुविधाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ों को पावर इंप्लीमेंट करने की ताकत है। अब यहाँ पर सवाल, जो आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है,
जो हमने 1977 में देखा और जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी बीजेपी के सत्ता में ना आने की परिस्थितियों में भी देखा, ये दोनों परिस्थितियां बतलाती है, चाहे मंडल कमंडल के दौर में चले जाइए या इमरजेंसी के दौर में चले जाइए, या फिर आने वाले वक्त में आपको तुरंत याद करना है तो अन्ना हजारे को याद कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल को याद कर लीजिए। इन तीन राजनीतिक घटनाक्रम में पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, जनता चुनाव लड़ रही थी। तो क्या 2024 में जनता चुनाव लड़ने वाली है और जनता का राजनीतिकरण तब तक हो जाएगा? और ये बात दूर की है कि जो छत्रपों की कतार है उनको वहां पर वोट भी मिलेंगे। एक चीज और आखिर में ध्यान जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर में समूची मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश के साथ जाकर खड़ा हो गया, लेकिन सत्ता अखिलेश को नहीं मिली। तेजस्वी यादव के साथ समूचा मुस्लिम वोट बैंक चला गया, लेकिन तेजस्वी को तब सत्ता नहीं मिली, बाद के समीकरणों ने सत्ता दिलाई। ममता बनर्जी और नवीन पटनायक उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में वाईएसआर के बेटे जगन रेड्डी और डीएमके और एआईडीएमके, इनको ध्यान में रखिए। इनकी राजनीति को थोड़ी देर के लिए इस नेशनल पॉलिटिक्स से अलग कर दीजिए और इन जगहों की सीटों को अगर आप माइनस करते हैं तो भी आपके पास लगभग 450 से ज़्यादा सीटें बचती है, जहां पर राजनीतिक तौर पर दो चेहरों को लेकर लड़ाई होनी है। और यही संकट विपक्ष डरने लगा है कि तब उसकी महत्ता खत्म हो जाएगी। बीजेपी डरने लगी है कि उसका संगठन कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि तीसरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही रहेगा और उनके तंत्र के ही इर्द गिर्द रहेगा, जैसे गुजरात के चुनाव में रहा है। और गुजरात का चुनाव सही मायने में 2024 की तरफ इंगित करता है कि क्या नरेंद्र मोदी उसी लिहाज से पूरी बिसात बिछाएंगे, और पदयात्रा उस बिसात को बिछाती है कि क्या वाकई जनता चुनाव लड़ेगी। इन दो परिस्थितियों में 2024 की बिसात धीरे धीरे बिछ जरूर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि राजनीतिक तौर पर जनता को तैयार होना है और जनता को तैयार करना है। इसी के बीच में राहुल गांधी की पदयात्रा या उनका अपना जो संगठन है या जिस कैडर की वह सोच रहे हैं वह उसमें उलझा हुआ है या वह सक्रिय हो चला है, उसकी कोई धड़कन आपको 24 हेडक्वार्टर में सुनाई नहीं देगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर चाहते हुए और ना चाहते हुए सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि आम जनता खुली आंखों से सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, आम जनता खुली आंखों से इलेक्शन कमीशन को देख रही है, और आम जनता खुली आंखों से कॉरपोरेट यानी अंबानीज और अडानीज को भी देख रही है। और संघ का छौंक उसमें अगर राहुल गांधी बार बार लगा रहे हैं तो उसे भी समझ रही है। ये चारों परिस्थितियां जनता को राजनीतिक तौर पर अगर जगा देगी तो 2024 की बिसात कुछ और होगी। लेकिन अगर ये बिसात के ऊपर सत्ता का पूरा तंत्र हावी हो गया तो फिर 2024 की बिसात में कोई अनकही कहानी नहीं लिखी जाएगी। यह महसूस आप कांग्रेस हेडक्वार्टर में आकर बाखूबी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।